अरे बच्चों, आज मैं आपकी बॉटनी की क्लास लेने वाली हूँ जो कि बहुत ही एनर्जेटिक होने वाली है और आप भी बहुत एनर्जेटिक होकर इस क्लास को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और फुल एनर्जी के साथ हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का वो रहेगा सेल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको चैप्टर के अंदर जो भी टर्म्स आएंगे या जो भी कंडीशंस आएगी उससे आपको प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे टॉपिक का नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम एक सेल लेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सेल का डायग्राम है। तो इसमें जो फर्स्ट जो ये दिख रहा है, पहली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम नाम देंगे सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। और दूसरा जो लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला येलो वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट वाला जो है वो सेल वॉल होती है, ठीक है, और सेकंड जो येलो वाली आपको जो सर्कल दिख रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आगे चल के बात करें, बीच में जो ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, बीच में ये एक गोला सा आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इस गोले को हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में जो एक सर्कल जैसा आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक इसके अंदर आपको ऐसे डॉटेड एक स्ट्रक्चर पूरे सर्कल में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे सर्कल में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसी की तरह जो ये आपको एक गोला दिखाई दे रहा है जिसे हमने न्यूक्लियस बताया, उसके अंदर भी इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है डॉटेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा? अगर हम लोग देखें, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू, यानी कि ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो ये बिखरा हुआ सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड वाला, ये तो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये न्यूक्लियस, यानी इस गोले के अंदर, ये न्यूक्लियस इस गोले के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डॉटेड, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। समझे बच्चे? यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ध्यान से सुने। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि ये पूरे ऊपर वाला पार्ट, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो है साइटोप्लाज्म, इन दोनों को बोलेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटोप्लाज्म होगा
प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन कौन सी थी? ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है आपको, येलो वाला जो सर्कल दिख रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो किससे कवर्ड रहेगी? सेल मेम्ब्रेन से। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। ओके, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो किससे कवर्ड होगी? किससे कवर्ड होगी? सेल मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड होगी? सेल मेम्ब्रेन से। ओके बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है? प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है? बताइए, प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है? तो यहाँ आएगा नो, दिस इज नॉट अ सेल मेम्ब्रेन पार्ट। यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या लिया? एक सेल लिया जिसमें हमने बताया जो फिर आउटर जो लेयर है, ठीक है, जो आउटर लेयर आपको दिख रही है उसको हमने सेल वॉल बता दिया। ठीक है, बताया क्या ये होता है सेल वॉल। ठीक है, और येलो जो लेयर है यानी कि सेकेंड लेयर, सेल वॉल के बाद की जो लेयर है वो जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उसी के सेंटर में एक गोला लाइक स्ट्रक्चर आपको, एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो है न्यूक्लियस। ये जो है रेड से मैंने बनाया है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये सेल मेम्ब्रेन के पास में जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ ऐसे बिखरा हुआ सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ऐसे डॉटेड, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है ये? साइटोप्लाज्म। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, इस गोले के अंदर भी कुछ आपको बिखरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है ये? न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ है तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म किससे कवर्ड होता है? सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ये आप देख रहे हैं, तो अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, जैसा अभी हमने पिछले वाले सेल में देखा कि सेंटर में न्यूक्लियस था। तो इसी की हम अगर बात करते हैं तो अगर इसके ये वाली लेयर हम देखें तो ये हो जाएगी आउटर सेल मेम्ब्रेन, कौन सी? ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो इसका ऊपर का भाग हो गया ये आउटर सेल मेम्ब्रेन हो गया। अगर इसके अंदर वाली इस लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी बताओ? इनर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको? ये अंदर एक आपको सर्कल दिखाया, एक आपको गोला सा दिखाई दे रहा है जो कि न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में भी क्या है? जो इसके ऊपर की जो ये लेयर है, यानी ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला, इसको बोला सेल, आउटर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी झिल्ली। ठीक है, आउटर सेल मेम्ब्रेन हो गई। और इसके अंदर वाला ये अगर आप देखें स्ट्रक्चर ये वाला, तो ये क्या हो गया? इनर सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इनर सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये जो आपको पता ही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है डॉटेड, ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और
अगर इसी के अगर अंदर हम बात करें, साइटोप्लाज्म में भी हम इसके दो पार्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके पास वाली जो होती है ये तो हो गई एंडोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास में है उसको एंडोप्लाज्म हम बात कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के पास में जो है उसको हम एंडोप्लाज्म बोल रहे हैं, और इस लेयर के पास है इसको हम बोल देंगे एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया। ये न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो तो है एंडोप्लाज्म। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के पास में जो दिख रहा है वो है एक्टोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के आउटर सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि ये आउटर सेल मेम्ब्रेन हो गई, मैंने बताया आपको। ठीक है, ऊपर वाली, इस आउटर सेल मेम्ब्रेन से एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी इस तरह से, वहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे निकलती हुई नज़र आ रही होगी। इसे हम बोलते हैं RER। क्या बोलेंगे? RER। क्या बोलेंगे? यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके आउटर सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रही होगी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे RER। क्या बोलेंगे बच्चों? RER। ठीक है, और एक और चीज़ इस पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर से आपको उस पे एक ऐसे डॉटेड नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों? राइबोसोम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम RER को अगर देखते हैं तो RER से एक और स्ट्रक्चर निकल रही है इस तरह से, वाइट कलर्स के, जैसा कि आपको दिख रहा है वाइट कलर से एक और स्ट्रक्चर निकल रही है। इसको बोलते हैं SER। प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? SER। क्या बोलेंगे? SER। तो RER और SER। ठीक है, RER पे आपको ये डॉटेड नज़र आ रहा है, यानी कि राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या है? इस पे प्रेजेंट है। किस पे? RER पे। ठीक है, और RER से ही एक स्ट्रक्चर निकल रही है जो कि वाइट से आपको दिखाई दे रहा है। इस पे कोई डॉट आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइबोसोम एब्सेंट। ठीक है, यानी कि जो RER होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो SER होता है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर SER की अगर हम बात करते हैं तो SER का ओरिजिन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? RER के द्वारा होता है। यानी कि SER, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, SER की बात करें, SER का ओरिजिन किससे हो रहा है बच्चों? RER से। किससे हो रहा है? क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो ये RER है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियर के आउटर सेल मेम्ब्रेन से उसकी स्ट्रक्चर निकल रही है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और उसी RER से एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ऐसे निकलती हुई वाइट कलर की, वो है SER जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो SER है उसका ओरिजिन जो हुआ है वो RER से हुआ है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं तो सेल जो होती है, तो आगे हम बात करें इसमें तो आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। मुझे ये बेसिक बताने का एक ही रीज़न था कि इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जो एक जाला दिखाई दे रहा है, जालेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जालेनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इससे ही हम बोलते हैं
ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको मुझे बताने का यही रीज़न था कि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए मैंने ये आपको बेसिक चीज़ बताई कि आपको पता चल सके कि ER होता कहाँ है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। राइट, तो आइए बात करते, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मीन्स जाला, नेटवर्क। ठीक है, मेम्ब्रेन का जाला या नेटवर्क। रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क या जाला, मेम्ब्रेन, ये सब क्या है? रेटिकुलम। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था, एक जाला नुमा संरचना दिखाई दी थी, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो पोर्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका ओरिजिन किया था, डिस्कवर किया था। क्या नाम था? पोर्टर। पोर्टर द साइंटिस्ट, जिसने क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन किया था, यानी कि खोज की थी। आगे हम देखते हैं, ये क्या होता है? एक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अगर हम सेकेंड टॉपिक अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ, नेटवर्क या इसको रेटिकुलम भी बोलेंगे, रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या है? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी? अभी आपने देखा था ना, स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक नेटवर्क, एक जाला, एक रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसी संरचना होती है उसकी? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। किस में दिखा था आपको? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड बिखरा हुआ दिख रहा था ना, जाले के रूप में दिख रहा था। किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। क्या लिख देंगे? थर्ड पॉइंट, एक सेकेंड, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। देखा था ना आपने? साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ये क्या थे? न्यूक्लियस के पास वाले भाग को हम एंडोप्लाज्म, अंदर है तो एंडोप्लाज्म, और उसके न्यूक्लियस के थोड़ा बाहर है तो उसको बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। तो ये किस में स्कैटर्ड है? इन साइटोप्लाज्म में था ये। ठीक है, किस? एक जाले के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में, एक रेटिकुलम के रूप में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में, जिसके ऊपर क्या थे? राइबोसोम प्रेजेंट थे। तो ये वहाँ पे न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट्स इन यूकैरियोट्स। कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होगी? ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी। और अगर साथ ही साथ अगर बात करें कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, राइट?
यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगी, ये एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसका एक और लिखेंगे कि कवर्ड विथ सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है कैसे होती है? कवर्ड विथ सिंगल मेम्ब्रेन, कवर्ड विथ सिंगल मेम्ब्रेन। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर देखा था, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, उस पर कोई डबल लेयर नहीं होती है। इस तरह से न्यूक्लियस के आउटर सेल मेम्ब्रेन से ऐसी स्ट्रक्चर निकल रही थी, आपने देखा था। ठीक है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है ना, कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है। और इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या है? तो ये क्या हो गई? कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन, कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, आइए आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक जालेनुमा संरचना होती है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। ठीक है, किसका? मेम्ब्रेन का एक जाला होता है, एक नेटवर्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी बात करें कि इसको डिस्कवर किसने किया, इसकी खोज किसने करी, इसके ऊपर स्टडी किसने करी, तो वो साइंटिस्ट महान थे पोर्टर। कौन थे? पोर्टर, जिन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि नेटवर्क रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है? नेटवर्क ट्यूबुलर, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है। इससे पहले भी मैंने एक सेल में आपको इसकी प्रेजेंस बताई थी कि कैसे उसमें उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो कैसी होती है? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इसके अगर नेक्स्ट देखें तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ स्कैटर्ड, कहाँ बिखरा हुआ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अगर आगे बात करते हैं तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि एब्सेंट जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। और एक और इसकी बात होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि उसके ऊपर कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा आपने, उसकी खोज किसने करी, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे होता है, जाले के रूप में होता है, रेटिकुलम के रूप में होता है, उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसके बारे में हमने देखा। आगे हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे है एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 टाइप के इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। पहला है सिस्टर्नी। ठीक है, फर्स्ट इज 1 सिस्टर्नी, और सेकंड है ट्यूबुल, और थर्ड वन इज द वेसिकल। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट पे बात करेंगे, सिस्टर्नी पे। फर्स्ट है सिस्टर्नी। सिस्टर्न है। ठीक है, फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर आती है सिस्टर्न है। तो फर्स्ट पे हम बात करेंगे कि इंटरकनेक्टेड होता है ये एक दूसरे से। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये ऐसे होता है, इंटरकनेक्टेड दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, सिस्टर्ने की बात अगर हम करें तो ये इंटरकनेक्टेड होता है। फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या होता है? इंटर कनेक्टेड होता है। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड है ना, इस तरह से दिख रहा है इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के ऊपर, और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है?
एक इंटरकनेक्टेड होता है और एंड पैरेलल भी होता है। कैसे होता है? इंटरकनेक्टेड एंड पैरेलल। पैरेलल भी है, ये देखिए आपको दिख ही रहा है स्ट्रक्चर से कि ये पैरेलल है और इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो राइबोसोम है, ये क्या है? राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। अगर हम बात करें कि सिस्टर्ने पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कौन से टाइप के राइबोसोम है, ठीक है, तो ये ATS टाइप के राइबोसोम है। कौन से हैं? ATS टाइप के राइबोसोम है। कौन से राइबोसोम है ये? ATS टाइप के राइबोसोम, ठीक है बच्चों। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। क्या होती है? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर होती है? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यानी कि जो सिस्टर्नी होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और कौन से टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो वो है ATS टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था जो कि क्या था? सिस्टर्ने, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा। आगे हम बात करते हैं ट्यूबुल्स की। सेकंड आता है ट्यूबुल्स। एक पेज और ले लेते हैं। ट्यूबुल सेकंड क्या है? ट्यूबुल। अगर इसकी संरचना हम देखें तो कैसी होती है ट्यूबुल की? ट्यूबुल कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरह की संरचना होगी। इसमें एक चीज है, ये अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है? ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो ट्यूबुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेकंड होता है ट्यूबुल, वो कैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी? ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों ही हो सकता है ये। और इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ट्यूबुल की स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर राइबोसोम कहाँ है? तो इसलिए राइबोसोम क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर जो है वो है वेसिकल। थर्ड क्या है? वेसिकल। थर्ड क्या है? वेसिकल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है, वेसिकल्स के रूप में होती है, इस तरह से, ठीक है। कैसी होती है संरचना इसकी? इस तरह से होती है, स्फेरिकल होता है। अगर इसकी संरचना देखें तो कैसी होती है ये? स्फेरिकल होता है, ठीक है। कैसा होता है ये? स्फेरिकल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस पे भी क्या होता है? जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एब्सेंट, राइट। राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो हमने तीनों टाइप की स्ट्रक्चर देख ली। ट्यूबुलर और वेसिकल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इन पर राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। एक और चीज इसमें है, जो ट्यूबुलर और
वेसिकल्स होते हैं, ट्यूबुल और वेसिकल्स जो होते हैं ये दोनों ही क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन और क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ही ऊपर जो राइबोसोम होता है ना वो एब्सेंट होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो राइबोसोम ही करता है। तो राइबोसोम एब्सेंट है तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो जो ट्यूबुल और वेसिकल्स दोनों में ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया या प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। आगे हम एक और पेज ले लेते हैं और उसमें हम बात जो करेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। ठीक है, RER एंड SER। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंस इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही एनर्जी के साथ इस क्लास को देखा है और ये आपका होमवर्क है। कम से कम 10 डिफरेंस आपको बताना है RER एंड SER में। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।